तो किसी भी देश के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज तो उसके पास एक फिक्स जमीन होनी चाहिए, यानी कि एक एरिया टेरिटरी होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद उसमें रहने वाले कुछ लोग, अगर लोग ही नहीं होंगे तो देश का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। देश के लिए सबसे पहले टेरिटरी यानी कि उसके पास एरिया, उसके पास भूभाग होना चाहिए और फिर उसमें रहने वाले लोग। तो पहले पार्ट में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के कि लोग, जो देश है हमारा, उसकी टेरिटरी क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, कैसे देश नए एरिया को अपना बना सकता है, किस तरीके से अपने स्टेट्स का नाम चेंज कर सकता है, किस तरीके से नए स्टेट्स बना सकता है, ये सारी चीजें देखी। संविधान के दूसरे भाग में दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कौन कौन देश का सिटीजन होगा, कौन देश का नागरिक होगा या फिर कौन नहीं होगा, या फिर अगर कोई चाहता है कि देश की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है तो उसके बारे में भी प्रावधान दिया गया है कि देश का नागरिक कैसे बन सकता है। सबसे पहले आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में दिया गया है कि कौन कौन देश का नागरिक होगा। हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बने थे, उन दोनों के बारे में दिया गया उसमें कि पाकिस्तान के नागरिक अगर हिंदुस्तान आए हैं या जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो कैसे हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं। सारे प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिए गए हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है जिसे सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो नागरिकता को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक तो संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो, और उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही हम समझेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 को, जिसका नाम है सिटीजनशिप। इसमें आते हैं अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। एक एक करके सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। एक एक अनुच्छेद को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 की बात करते हैं। आर्टिकल 5 में होता है सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल, यानी कि रहने के अनुसार नागरिकता कैसे मिलती है। वन शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, अगर किसी का भारत में निवास है तो वो कौन होगा, भारत का नागरिक। या फिर ये जो तीन चीजें हैं इनमें से एक चीज होनी चाहिए, ही इज बोर्न इन इंडिया, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या एनी ऑफ हिज पेरेंट्स इज बोर्न इन इंडिया, यानी कि उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्म लिया हो। रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर 26/1/1950 का 1950 से, यानी कि कोई भी व्यक्ति संविधान जिस दिन से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, उससे अगर 5 साल पहले से देश में रह रहा है तो वो ऑटोमेटिकली देश का कौन हो जाएगा, नागरिक कहलाएगा। ये दिया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 को हम डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 6 में है पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए प्रावधान देता है जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करके आए हैं। ये दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए हैं, या फिर दूसरे जो 19 जुलाई 1948 के बाद में जो लोग आए हैं उनको कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, इन्हें पूरा करने पर ही जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। पहली शर्त क्या है, ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि वह और उसके माता पिता में से कोई एक, एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, या तो उसके दादा दादी में से कोई या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो। दूसरा प्रावधान है, ही शुड हैव रिजाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी कि जब से वो माइग्रेट करके इंडिया में आया वो तब से भारत में ही रह रहा हो। ये दो प्रावधान हैं जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हैं। अगर ये दोनों प्रावधान वो पूरा करते हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। दूसरा, जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएंगे पाकिस्तान से, उनके लिए प्रावधान दे रखे हैं। पहला है, ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, वह या तो उसके माता पिता में से कोई एक, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक या तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट। तो भारत जब आज़ाद हुआ था और भारत पाकिस्तान जब दो देश बन गए थे तो वहाँ के देशों ने परमिट जारी किया था। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा था तो वो एक परमिट के थ्रू आता था, वो लीगल इमिग्रेशन कहलाता था। अगर किसी के पास परमिट नहीं होता था तो वह इलीगल इमिग्रेंट कहलाता था। तो परमिट होना मतलब लीगल इमिग्रेंट था। ही हैड रिजाइडेड इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब जब वो इंडिया में आया उससे 6 महीने तक लगातार वो भारत में ही रहा हो।
ही हैड सबमिटेड एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द अपॉइंटेड ऑफिसर। तो भारत सरकार ने जो भी सिटीजनशिप के लिए ऑफिसर अपॉइंट किया है उसके पास उसने एक एप्लीकेशन भी सबमिट किया हो। ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन बाई सच ऑफिसर, और उस अधिकारी ने उसे रजिस्टर कर लिया हो कि वो भारत का नागरिक है। तो ये प्रावधान दिए गए आर्टिकल 6 में, इन्हें पूरा करने पर ही कोई नागरिक पाकिस्तान से आकर भारत का नागरिक बन सकता था। आर्टिकल 5 और 6 के जितने भी प्रावधान हैं उन सबको सुपरसीड कर सकता है आर्टिकल 7, यानी कि आर्टिकल 5 और 6 में जितने भी चीज़ें, जितनी कंडीशन दे रखी हैं उन सबको आर्टिकल 7 खारिज कर देता है। अगर 5 और 6 के तहत किसी को नागरिकता मिलती है तो आर्टिकल 7 उसको छीन भी सकता है। अगर आर्टिकल 7 की कंडीशन कोई पूरी करता है तो 5 और 6 की कंडीशन पूरी करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 के ऊपर कौन सुपरसीड करेगा? आर्टिकल 7। दोस्तों आइए अब देखते हैं आर्टिकल 7 को। आर्टिकल 7 जो कहता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, यानी कि जो माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 के बाद, भारत से अगर 1947 1 मार्च के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला गया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इंडियन सिटीजन, यानी कि वो भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा प्रावधान, इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान गया है 1 मार्च 1947 के बाद और दोबारा से वो भारत लौट के आ जाता है तो उसे कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उसे जो ये शर्तें दे रखी हैं ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है? ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। तो वही कंडीशन है कि माता पिता में से कोई एक या फिर उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, या फिर ये दोनों भी भारत में ही जन्म लिए हो सकते हैं। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर रीसेटलमेंट, यानी कि उसके पास एक परमिट होना चाहिए जो भारत में रीसेटलमेंट के लिए दिया गया हो। ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर री माइग्रेंट्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक वो भारत में ही रहा हो जब से उसने माइग्रेशन लिया है। ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ऑफिसर के पास उसने एक रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भी सबमिट किया हो। ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन बाई सच ऑफिसर, और इस ऑफिसर ने उसे सिटीजन भी रजिस्टर्ड कर लिया हो। तो ये कंडीशन है जो पाकिस्तान से दोबारा भारत में आ गए हैं लोग, ये कंडीशन पूरी करने पे उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 8 और 9 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 8 में दे रखा है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो भारत से बाहर लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान में हम पहले ही आर्टिकल्स में बात कर चुके हैं। तो ही या फिर उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें वो उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई पैदा हुए हों। रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिप्लोमेटिक काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, तो विदेश में जो इंडिया के डिप्लोमेटिक हैं या काउंसलर हैं उनके द्वारा उसे सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया हो, तभी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। आर्टिकल 9 में क्या दिया है? विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा अगर उसने अपनी इच्छा से कोई भी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो। कमिंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान लागू होने से पहले अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक बन गया हो, अपनी मर्जी से उसने विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी संविधान के लागू होने से। आर्टिकल 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर इससे पहले जो भी आर्टिकल है उनके तहत अगर किसी इंसान को नागरिकता मिल गई है तो वो नागरिकता जो है वो सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पूरे अधिकार क्षेत्र में होंगी इसकी सिटीजनशिप। पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना के इनकी सिटीजनशिप छीन भी सकती है या फिर इन्हें मेंटेन भी कर सकती है। तो आर्टिकल 10 किसको इंट्रोड्यूस करता है? पार्लियामेंट की पावर को, यानी कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो सिटीजनशिप को लेके कोई भी लॉ पास कर सकती है, कोई भी एक्ट बना सकती है जिसके तहत वो किसी को नागरिक बना भी सकता है और किसी की नागरिकता खारिज भी कर सकता है, उससे पहले जितने भी आर्टिकल हैं। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है उसको रेगुलेट करने की ताकत, जो शक्ति है वो पार्लियामेंट को मिलती है। आफ्टर 26 ऑफ जैन 1950 पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रिस्ट्रिक्ट रिवोक सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 to 8। तो पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो तो या तो नागरिकता को रिवोक कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जो आर्टिकल 5 से लेके 8 तक लोगों को दी गई है। द इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक एक्ट रिगार्डिंग सिटीजनशिप, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बना सकती है अपनी मर्जी से जो सिटीजनशिप को रेगुलेट करता हो।
अब हम बात करते हैं इसी राइट के तहत, यानी कि आर्टिकल 11 का राइट यूज करके ही सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया 1955, जिसे कई बार अमेंड भी किया गया। इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्विजिशन मतलब नागरिकता कैसे मिल सकती है और नागरिकता खारिज कैसे हो सकती है। 5 तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके से किसी की नागरिकता खारिज भी हो सकती है। इन चीजों को हम अलग से दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।